जिस दिन से मैं शादी होकर ससुराल आई हूँ, उस दिन से आज तक मेरे पति ने कभी मुझे एक पैसा नहीं दिया, ना ही कभी घर पर खर्च किया। वो तो बाबूजी की पेंशन का सहारा था और मैंने भी बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, तो बहुत मुश्किल से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मगर बाबूजी के गुजर जाने के बाद माँ को जब से पेंशन मिली है, उनके हाथों में आते ही वो अपनी पेंशन अपनी बेटियों में बांट देती हैं। थोड़ा बहुत ही घर खर्च में करती हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं जो नौकरी कर लूं। बस छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूं और जब भी अपने पति से कहती हूं कि कब तक ऐसे चलेगा। अब तो हम खाने पीने के लिए भी मजबूर हो गए हैं, मगर उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। दिन दिन भर बाहर दोस्तों से गप्पे लड़ाना और घर में पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं था। जिंदगी रोध होकर गुजर रही थी। मैं देखने में सुंदर थी। 12वीं के बाद ही पिताजी ने मेरी शादी तनुज से करा दी थी। शादी से पहले इतना सारा बिजनेस और बहुत कुछ बताया, मगर हकीकत कुछ और थी। मैं अब जिंदगी से थक चुकी थी। सासू माँ अब ज्यादातर बेटियों के पास रहती थी। घर में फाके होने लगे थे। दिल तो करता था खुदकुशी कर लूं, मगर अपने दोनों बच्चों का मुंह देखती थी तो अपने फैसले से पीछे हट जाती थी। आज मैंने फैसला कर लिया था कि इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने सामान पैक किया। तनुज बाहर से जब घर आए, उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने बताया कि अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। बाहर भीख मांग लूंगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं रहना। तनुज मेरे आगे गिड़गिड़ाए, बोले, मैं कल से काम ढूंढूंगा, नौकरी करूंगा। उन्होंने बहुत मिन्नतें की। मैं रुक गई। अगले दिन तनुज तैयार होकर घर से निकले। मुझे लगा वो नौकरी की तलाश में गए हैं। दिल को एक सुकून था। मेरी छोटी बेटी जीने से खेलते खेलते गिर गई। उसको काफी चोट आई। मैं उसको लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने 20,000 रुपए मांगे। मैंने तनुज को फोन किया। तनुज ने कहा कि मैं इंतजाम करता हूँ। वो अपने दोस्त से उधार लाए। 20,000 तो डॉक्टर के थे। कुल मिलाकर 50,000 अस्पताल का बिल था। तनुज के दोस्तों ने उस वक्त तो मदद कर दी थी। अब एक हफ्ते बाद वो पैसा लेने आए। मैंने दरवाजा खोला। उन्होंने पैसों का तकाजा किया। मैंने कहा कि वो नौकरी कर रहे हैं। जब उनको सैलरी मिलेगी हम थोड़े थोड़े करके लौटा देंगे। वो एकदम चौंक कर बोले और हंसे कि नौकरी, वो भी तनुज? क्या मजाक करती हो भाभी जी? तनुज कोई नौकरी वोकरी नहीं करता। दिन भर गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले, बस लंबी लंबी हाँकने के अलावा उसे आता ही क्या है। मगर अब वो बाहर चौक पर तो नहीं बैठते। जब मैंने ऐसे कहा तो बोले, बस उसने और उसके निठल्ले दोस्तों ने जगह बदल ली है। वैसे भाभी जी आप बहुत भोली हैं और भोली के साथ साथ सुंदर भी बहुत है। उसने जैसे ही ऐसा कहा, उसकी आवाज में कामुकता लगी। मैंने कहा, ठीक है, वो रात को मिलेंगे, आप उनसे बात कर लेना। ये कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जब रात को तनुज आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो अपने दोस्त बिल्लू और सुरेंद्र पर काफी गुस्सा हुए। उनकी ये हिम्मत, घर आए और इस तरह तुमसे बात की। मैंने भी गुस्से में कहा, गलत ही क्या कहा उन्होंने? उनकी मेहनत के पैसे होंगे, कौन किसको फ्री में देता है। सब मेरी बात से तनुज और गुस्सा हुए। साले को लौटा दूंगा एक एक रुपया, मगर लाओगे कहाँ से? चाय की दुकान पर चुस्कियां लेकर, तंबाकू की पिचकारी मारकर पैसे नहीं कमाए जाते। घर में राशन भी खत्म हो गया है। 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर मैं कितना कमा पाऊंगी? सोच रही हूँ घर घर जाकर बर्तन मांजूं, झाड़ू पोछा करूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर तनुज की आंखों में आंसू थे। बोले, ये सब मेरे माँ बाबूजी की वजह से हुआ है। उन्होंने कभी मुझे कुछ करने नहीं दिया। अब मुझसे नहीं हो पा रहा। चाह कर भी हर काम की एक उम्र होती है।
अपने बच्चों को प्यार करो, मगर इतना लाड़ नहीं कि वो जिंदगी में कुछ ना कर पाए। ये कहकर तनुज कमरे में जाकर लेट गए। मैं उनके पास गई, उनके सर पर हाथ फेरा। एक बार कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर ये सब मेरे सामने बहाने थे। मैंने सिलाई सीखी, अब मैं लोगों के कपड़े सिलने लगी। घर में खर्च अब आसानी हो गई। मैं तनुज से रोज कहती, जाओ कुछ करो, पढ़े लिखे हो, हमें बच्चों को पढ़ाना है। मगर शायद मैं पागल थी जो भैंस के आगे बीन बजा रही थी। उसे घर बैठे बैठे रोटी मिलती थी तो वो क्यों कुछ करे। हर बार बहाना और बहाना। मैं थक गई थी अपनी जिंदगी से। एक दिन बिल्लू सुरेंद्र आ धमके, बोले, लाओ हमारे 1 लाख। तनुज बोले, 1 लाख कैसे? हमने 50,000 लिए थे, मगर 6 महीने हो गए, डबल दो अब। मैं तो वही सर पकड़कर बैठ गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर बिल्लू तनुज से बोला, अगर एक रात के लिए भाभी जी को दे दो तो सारे पैसे माफ। इतना सुनना था कि तनुज ने बिल्लू का गिरेबान पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत? बिल्लू ने तनुज का हाथ झटक कर कहा, अबे साले, बड़ा आया पत्नी वाला। आज तक तूने अपनी पत्नी के लिए क्या ही क्या है। साले निकम्मे, तेरे जैसे की तो शादी नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए क्या किया है हमें बताएगा। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो भाभी जी को उठा कर ले जाएंगे। साला, कहकर चले जाते हैं। तनुज तो मानो सुध-बुध खो बैठता है। उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर मैं तनुज से कहती हूँ, क्या करूँ, बिल्लू के पास चली जाती हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तनुज मेरे एक जोरदार चांटा जड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, कोई वैश्या या सेक्स वर्कर नहीं। अगले दिन वो सुबह ही निकल जाते हैं और देर रात तक आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। कल वाली बात की वजह से वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अब रोज सुबह जाना और देर रात को आना, 4-5 दिन तक ये सिलसिला चला रहा। एक दिन उनके दोस्त का फोन आया, भाभी तनुज कहाँ है? और वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा, वो रोज तो जाते हैं। अच्छा कहकर उसके दोस्त फोन काट देते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर कहाँ जाते हैं। एक दिन मैंने उनका पीछा किया, देखा कि वो एक जगह नौकरी कर रहे हैं, किसी इंजीनियर के साथ। पूरा दिन धूप में खड़े रहना और मजदूरों को देखना, सुपरवाइजरी की नौकरी थी वो। शायद ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल को बहुत सुकून था, मगर 2 दिन बाद उनके दोस्त को पैसे देना था। ये सोचकर दिल बहुत घबरा रहा था। और तनुज ने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया और बिल्लू को पैसे दे दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तनख्वाह के पैसे से कर्ज उतार दिया। मैंने कहा कि अगर आप ये सब पहले से करते तो ये नौबत नहीं आती। मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े तनुज कह रहे थे, किस मुंह से माफी मांगू। मैंने उनको गले से लगा लिया और फिर हमारी जिंदगी अच्छे से कटने लगी।